बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देवेंद्र आचार्य केमिस्ट्री पर। और मैं नमन आचार्य आपके लिए लेके फिर से आ गया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसकी हम पिछले 5 दिनों से चर्चा कर रहे थे कि लेके आऊँगा, लेकिन समय न मिलने के कारण मैं उसको अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन मान्यवर अब आ चुके हैं हम लोग अपनी फाइनली उस वीडियो पर जिसकी मैं आपसे 5 दिनों से चर्चा कर रहा था। पीएच पैमाना, हाँ पीएच स्केल, क्लास 10th की साइंस, कक्षा 10वीं की विज्ञान का अध्याय संख्या 2, अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसको हम अंग्रेजी की भाषा में एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स बोलते हैं। तो मान्यवर उसमें एक टॉपिक है पीएच स्केल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक ऐसा टॉपिक जिसके जरिए हम किसी सब्सटेंस की आइडेंटिफाई करते हैं कि वो नेचर में एसिडिक है या बेसिक है, यानी कि वो अम्लीय प्रवृत्ति का है या क्षारीय प्रवृत्ति का है। तो मान्यवर नमस्कार, मेरा नाम है नमन आचार्य और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो आज की वीडियो को हम जानेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि पीएच स्केल को किस वैज्ञानिक ने दिया था, पीएच स्केल क्या है, क्या उपयोग है और उसकी क्या पहचान है किसी भी पदार्थ की कि वह एसिड है या बेस है। सो मान्यवर शुरुआत करते हैं बड़े जश्न के साथ आज की क्लास की और डालते हैं हेडिंग पीएच स्केल, यानी कि पीएच पैमाना। पैमाने को हम इंग्लिश में स्केल भी बोल सकते हैं मान्यवर, ठीक है। पीएच पोटेंशियल या पावर, पोटेंशियल भी बोलेंगे या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन यानी कि जो सांद्रता होती है उसकी क्या घात, उसकी क्या पावर है, उसको हम देखेंगे। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मान्यवर ये एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन साहब, जिनका पूरा नाम था लॉरेंस सोरेनसन। जी हाँ दोस्तों, उनका पूरा नाम था लॉरेंस सोरेनसन, लेकिन हम उनको केवल सोरेनसन बोलेंगे क्योंकि नाम में कुछ नहीं रखा है। तो हम पूरा नाम ना लिख के लिखेंगे केवल सोरेनसन। ये हमारे एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक महोदय थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने सन 1909, अच्छा इनका जन्म जो है 1868 में हुआ था, लेकिन इनने सन 1909 में इनने क्या किया था, 1909 में इनने पीएच स्केल की खोज की थी, डिस्कवरी की थी। किसकी? पीएच स्केल की। सन 1909 में सोरेनसन साहब ने किसकी? पीएच स्केल की खोज की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तुमने पीएच स्केल के बारे में नहीं बताया। मान्यवर उसको बताने की तैयारी में लगा हुआ हूँ। तो सोरेनसन साहब ने कहा था कि पीएच स्केल का जब निर्माण किया तो उन्होंने इसके बारे में कहा था कि इसकी मदद से हम किसी भी विलयन में उपस्थित मान लो जो हाइड्रोजन आयन की जो मान लो कंसंट्रेशन होता है, यानी कि जो सांद्रता होती है, उसकी पहचान कर सकते हैं और इसकी साथ साथ कि वो पदार्थ नेचर यानी कि प्रकृति में अम्ल है या क्षारक है। तो पीएच स्केल, अब शुरुआत करते हैं बड़ी जश्न के साथ, जो कि पीएच स्केल। पीएच पैमाना क्या है फ्रेंड्स? किसी भी सब्सटेंस में अम्लता या क्षारीयता को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला पैमाना ही है। एक ऐसा पैमाना, एक ऐसा स्केल जिसकी हेल्प से हम किसी भी सब्सटेंस या किसी भी पदार्थ की अम्लीयता यानी कि एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर यानी कि क्षारीयता को मापने के लिए यूज में लाते हैं। तो अब हम लिखेंगे किसके? पीएच स्केल के बारे में। क्या है? किसी विलयन में उपस्थित किसी भी सॉल्यूशन या किसी विलयन को हम इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। तो किसी सॉल्यूशन में या किसी विलयन में उपस्थित यानी कि प्रेजेंट, तो किसी विलयन में प्रेजेंट यानी किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाँ जो H+ आयन होते हैं, H+ आयन, या फिर हम इनको ब्रैकेट में लिख सकते हैं मान्यवर हाइड्रोजन आयन, इनकी सांद्रता, इनकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन वो कितना गाढ़ा है, डाइल्यूशन यानी कि तनुकरण का जस्ट अपोजिट, ठीक है, जस्ट विपरीत। तो की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन, इसको हम अंग्रेजी में मान्यवर कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। तो इस सांद्रता को ज्ञात करने के लिए यानी कि फाइंड करने के लिए सोरेनसन द्वारा सन 1909 में, हाँ वो सन कौन सी थी? 1909, जब इन महान वैज्ञानिक सोरेनसन साहब ने किसकी? पीएच स्केल की खोज की थी। सन 1909 में एक पैमाना विकसित किया या बनाया, एक पैमाना बनाया और उस पैमाने को क्या नाम दिया? जिसे यानी कि उस पैमाने को हमने क्या नाम दिया? पीएच स्केल कहा गया। पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है।
क्या था, इन्होंने कहा था कि किसी भी सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट H+ आयन होते हैं इनकी सांद्रता को हम कैसे फाइंड करें, कैसे पता करें कि ये कितने गाढ़े हैं। इसके लिए इन्होंने क्या कहा था कि एक पैमाना यानी कि एक स्केल को बनाया जिसको हमने pH स्केल नेम दिया, और इसका पूरा नाम मान्यवर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति। मान्यवर मुझसे शुरुआत में एक भूल हुई थी कि मैंने कहा था कि उसकी सांद्रता की जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उसकी घात नहीं शक्ति, पावर। ठीक है, तो हाइड्रोजन की शक्ति यहाँ पर पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है। तो pH पैमाने की सीमा जो है यानी कि जो लिमिट है वो 0 से लेकर 14 तक होती है। तो उसको भी अभी हम बनाएंगे इसी बोर्ड पर, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, हम इसी बोर्ड पर उसको बनाएंगे। तो उन्होंने 0 से 14 तक इसकी सीमा बनाई। ठीक है, और pH पैमाने पर 1 सबसे अम्लीय बिंदु होता है और 14 सबसे क्षारीय बिंदु होता है। यानी कि जो 1 होगा वो जिसकी pH मान, जिस पदार्थ का pH मान 1 होगा वो सबसे ज्यादा प्रकृति में सबसे ज्यादा अम्लीय यानी कि एसिडिक हो जा, नेचर में एसिडिक होगा, और जिसकी pH मान यानी कि जिसकी pH वैल्यू 14 होगी वो नेचर में सबसे ज्यादा बेसिक यानी कि प्रकृति में सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। इतना मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब हम करते हैं किसका, pH स्केल का निर्माण। 1 मिनट। तो pH स्केल है बनकर तैयार, मैंने केवल लाइन ड्रा की है, बनाऊंगा आपके सामने। मान्यवर इसकी जो अधिकतम सीमा होती है, जो हाईएस्ट लिमिट होती है वो कितनी, 14 होती है, 14 होती है। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 0 से लेकर 14 तक, फ्रॉम 0 to 14। अब जब अधिकतम सीमा 14 है तो फिर 14 का आधा कितना होगा, 7 14 का जस्ट हाफ है। तो जो इसकी मिडिल पॉइंट यानी कि जो उदासीन होगा, जो न्यूट्रल होगा, अभी हम सब समझाएंगे, तो जो इसका मध्य सीमा होगी वो होगी 7। अब ध्यान से सुनो pH स्केल के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो 7 के इस साइड होंगे, 7 और 14 के बीच में होंगे, जो सब्सटेंस, जिन सब्सटेंस की pH की वैल्यू यानी कि pH का मान 7 से 14 के बीच में होगा वो नेचर या प्रकृति में कैसे, बेसिक नेचर यानी कि क्षारीय स्वभाव के होंगे। 7, फिर हमने बनाया 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13। तो मान्यवर हमने यहाँ 7 से 14 तक बना दिया है। किसको, इन पॉइंट्स को। किसको बनाया हमने, इन पॉइंट्स को यानी कि pH स्केल को। अब हम बनाएंगे 7 से लेकर 0 तक, 1 तक, 1 से लेकर 14 तक सीमा होती है, मुझे क्षमा करें। तो 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फाइनली 1। अब 1 से 14 तक की बीच की सीमा होगी और जो मध्य सीमा, जो मिडिल लिमिट होगी वो कितनी होगी, 7। जो जिसकी pH वैल्यू 7 होगी वो ना तो स्वभाव यानी कि प्रकृति में कैसा, एसिडिक यानी कि अम्लीय होगा, और ना ही क्षारीय यानी कि बेसिक होगा। मैं एक बार देख लूं, किसी का फोन तो नहीं आया है। ठीक है, तो ये ना तो जो है 7 जिसका होगा, और इसको हम बोलते हैं उदासीन। इसको हम क्या बोलते हैं, उदासीन यानी कि न्यूट्रल। जैसे कि पानी हुआ, जैसे कि मिल्क हुआ, पानी हुआ, तो ये सब क्या है, स्वभाव यानी कि प्रकृति में उदासीन यानी कि न्यूट्रल है। ना तो जब हम इनको पिएंगे तो हमें ये अम्लीय स्वाद में आएंगे और ना ही क्षारीय आएंगे। ठीक है, यानी ना तो ये एसिड होंगे ना ये बेसिक होंगे। तो ये कैसा, उदासीन यानी कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल। ठीक है फ्रेंड्स, उदासीन। और जो 7 के इस साइड वाले होंगे, 1 से लेकर 7 के बीच में होंगे, जिन पदार्थ का मान 1 से लेकर 7 तक pH मान होगा, वो कैसे होंगे स्वभाव में, वो होंगे स्वभाव में 1 और 7 के बीच वाले एसिडिक यानी कि अम्लीय। प्रकृति में, नेचर में कैसे, एसिडिक होंगे, अम्लीय, एसिडिक। और जिनका 7 और 14 के बीच में है वो कैसे होंगे, क्षारीय यानी कि बेसिक। ठीक है, तो हमने यहां तक देखा कि 1 और 7 के बीच में अम्लीय यानी कि एसिड होंगे, और 7 और 14 के बीच में क्षारीय यानी कि होंगे। और जिनकी pH वैल्यू, जिनका pH मान, जिन पदार्थों का एग्जैक्ट 7 होगा, वो क्या, वो ना तो अम्लीय यानी कि एसिडिक होंगे और ना बेसिक यानी कि क्षारीय होंगे, वो उदासीन यानी कि न्यूट्रल होंगे। पानी हुआ और मिल्क, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए किसके, pH स्केल के।
तो हमने यहाँ तक समझा और हमने इसके आगे क्या कहा कि किसी भी विलयन में। अच्छा, अब आपको एक चीज देखनी है कि जैसे ही हम 1 से लेकर 7 तक जाएंगे, किससे 1 से लेकर 7 तक, तो इनका जो है अम्लीय स्वभाव, अम्लीय प्रकृति यानी कि एसिडिक नेचर बढ़ता ही जाएगा, ग्रोथ होती जाएगी। और जैसे ही हम 7 से 14 के बीच में जाएंगे जिन पदार्थों के बारे में, तो जो बेसिक नेचर के होंगे उनका क्षारीय प्रवृत्ति यानी कि बेसिक नेचर बढ़ता ही जाएगा। ये कुछ होता है पीएच स्केल में। और जो ये होते हैं एसिड्स, ये क्या करते हैं, जिन पदार्थों की पीएच 1 से 7 के बीच में होती है वो H+ आयन देते हैं, क्योंकि एसिड होंगे। और एसिड में आपको शुरुआत से ये बताते चला आ रहा हूं कि जो एसिड्स यानी कि अम्ल होते हैं वो जल में घुलकर या विलयन में क्या H+ आयन प्रोड्यूस या उत्पन्न करते हैं। और जो 7 से 14 के बीच पीएच मान वाले पदार्थ होंगे वो क्या होंगे, OH- आयन देंगे, OH- आयन देंगे मान्यवर ये, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको ये भी शुरू से बताता आ रहा हूँ चैप्टर की कि 7 की जो बेसिक यानी कि जो क्षार होते हैं, बेस होते हैं, वो जल में घुलकर यानी कि सॉल्यूशन में डिजोल्व होकर क्या करते हैं, OH- आयन उत्पन्न या प्रोड्यूस करते हैं। तो मैंने आपको इतना बताया पीएच स्केल को डायग्राम के थ्रू। अब हम बढ़ते हैं, तो ये क्या है, ये जो है ये बढ़ती हुई अम्लीय प्रवृत्ति है, जो ये मैंने ऐसा ग्रोथ बनाया है, बढ़ती हुई यानी कि ग्रोथ करती हुई एसिडिक नेचर है, बढ़ती हुई अम्लीय प्रवृत्ति, ग्रोथ करता हुआ क्या एसिडिक नेचर, और ये बढ़ती हुई क्षारीय प्रवृत्ति, ये जो है बढ़ती हुई क्षारीय प्रवृत्ति। मार्कर नहीं चल रहा है मेरा ढंग से, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये क्या है, बढ़ती हुई क्षारीय प्रवृत्ति यानी कि ग्रोथ करता हुआ बेसिक नेचर, और ये ग्रोथ करता हुआ एसिडिक नेचर किसका, पीएच स्केल के थ्रू इस डायग्राम का। अब मैंने आपको इतना समझाया और मैंने आपको ये भी बता दिया कि सोरेनसन साहब ने सन 1909 में इसकी खोज की थी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे, अब हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं थोड़ा आगे। और पीएच स्केल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि किसी भी विलयन में अम्ल या क्षारक की प्रबलता यानी कि किसी भी विलयन में उपस्थित प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी कि द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन को फाइंड करने के लिए हमने किसको, पीएच स्केल को सोरेनसन साहब ने बनाया था, और जिनके कद कमलों पर आज हम इस पीएच स्केल को यहाँ खड़ा होकर एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हम इसके आगे क्या देखेंगे, अम्ल या क्षारक की प्रबलता यानी कि एसिड और बेस की स्ट्रॉन्गनेस। तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा बोर्ड को क्लियर, और मिलता हूं पॉज करके। हमने बना लिया है क्या, हम ये बोल रहे थे कि अम्ल या क्षारक की प्रबलता का जो हेडिंग है हमने उसको लिख लिया है बोर्ड पर बहुत ही अच्छी तरीके से और डिटेल में। और लिखा मैंने इसलिए क्योंकि मुझे आपको ये समझाना है, और इतना सारा लिखने में लगता बहुत ही ज़्यादा टाइम। तो फ्रेंड्स, हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी विलयन में अम्ल या क्षारक की प्रबलता ज्ञात करने के लिए सार्वत्रिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर हम अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, उसके अंदर जो हरा हरा लिक्विड होता है वो कैसे बनाया गया है, तो अलग अलग सूचकों को मिक्स करके उसको बनाया जाता है। किसी एक अकेले सूचक से जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी कि सार्वत्रिक सूचक नहीं बनता है, अलग अलग सूचक जो होते हैं उनको मिला के बनता है। और वो कुछ कुछ कलर कब देते हैं, जब वो अम्ल होगा, लेकिन अगर उन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो वो ऐसे सूचक बनताते हैं कि वो अम्ल पे भी कलर देते हैं और साथ क्षारक पे भी वो कलर देते हैं। तो ये कुछ हमारे पास ऐसी चीज़ है। और ये जो है मैंने लिखा कि जो कि अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी कि जिसकी कंसंट्रेशन होता है, किसका होता है कंसंट्रेशन, एक सॉल्यूशन का, उसमें जो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट रहते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन को डिफरेंट कलर्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आपको इतना क्लियर होगा। जैसे मान लो जो हमारे पास में अम्ल क्षारक हैं, तो जो उनकी सांद्रता को विभिन्न रंगों से प्रदर्शित किया जाता है। और पीएच स्केल मैंने आपको अभी बताया था, किसी भी सूचक को बताया गया था उस स्केल में कि भाई कौन सा कलर होगा, तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी तक हमने देखा कि अम्ल या क्षारक की प्रबलता यानी कि उन एसिड्स या बेस की जो स्ट्रॉन्गनेस होती है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि उसके लिए सार्वत्रिक सूचक यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं। और हमने ये देखा कि जो पीएच स्केल में 0 से 14 तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं, और कि किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है, ठीक है, जो मैंने आपको अभी तक इतना बताया।
अब आपको एक पॉइंट्स बहुत ही ध्यान से लिखना है, जो कि क्या है कि हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हाइड्रोनियम आयन जो होता है ये कैसे बनता है, और इसके बारे में एक पॉइंट। तो हाइड्रोनियम आयन मैंने आपको बताया था कि जो H+ आयन होते हैं, जो कि वाटर में डिजोल्व होने के बाद एसिड जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो H आयन प्रोड्यूस करते हैं, ये H आयन अकेले नहीं रह सकते, इसलिए ये करते हैं वाटर से रिएक्शन और क्या बना लेते हैं, H2O से रिएक्शन करके H3O+ आयन। ठीक है, ये H3O+ आयन बना लेते हैं, यानी कि हाइड्रोनियम आयन, और इन्हीं का नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। अब जो मैं आपको ये बता रहा था कि जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, यानी कि इनकी सांद्रता, जो कंसंट्रेशन यानी कि ये कितने गाढ़े होते हैं हाइड्रोनियम आयन, तो ये जितने ज़्यादा गाढ़े होंगे, यानी कि इनकी सांद्रता जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी, वह इनका पीएच, तो इनका पीएच उतना ही कम होगा। इनका पीएच मान, यानी कि इनकी पीएच वैल्यू जो है उतनी ही क्या, कम होगी, कम होगी। ठीक है, तो मैं आपको ये पॉइंट्स बता रहा था किसके, हाइड्रोनियम आयन के बारे में। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इसी प्रकार हम लिखेंगे कि इसी प्रकार यदि पीएच का मान, इसी प्रकार यदि पीएच का मान, यानी कि जो पीएच स्केल है, ये जो पीएच स्केल है, तो इस पीएच का मान कितने, 7 से लेकर 14 के बीच में होता है, 7 से 14 तक है, बढ़ता है, तो वह विलयन में OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। 7 से 14 तक बढ़ता है, तो वो तो कंपलसरी है, वो तो अंडरस्टूड है कि जब भाई ये जो पीएच स्केल है, इसकी वैल्यू 7 से 14 तक ग्रोथ करेगी, यानी कि बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, तो भाई ये क्या करेगा, जो बेसिक नेचर है उसको रिप्रेजेंट करेगा। और 7 से 14 के बीच में जिन सब्सटेंस का होता है पीएच वैल्यू, वो क्या, नेचर यानी कि प्रकृति में क्षार यानी कि बेसिक होते हैं, तो बढ़ता है। तो फिर हम इसके आगे लिखेंगे वह विलयन में, यानी कि उस सॉल्यूशन में जिसमें हमने पीएच का मान 7 से 14 के बीच में बढ़ाया है, 14 तक इंक्रीज किया है, उस विलयन में OH- आयन, यानी कि जो OH- आयन होते हैं, जो कि बेस की आइडेंटिफाई होती है, तो OH- आयन की सांद्रता में, यानी कि OH- आयन जो प्रोड्यूस हुए हैं उस सॉल्यूशन में डिजोल्व होने के बाद उसकी सांद्रता में, यानी कि उसके कंसंट्रेशन में, कि वो कितने गाढ़े हैं, सांद्रता में वृद्धि करेगा। ठीक है, तो हमने आज इतना जाना किसके, पीएच स्केल के बारे में। और सामान्यतः पीएच जो होती है वो सार्वत्रिक सूचक, यानी कि यूनिवर्सल जो इंडिकेटर है, वो क्या, अंतर्भारित पेपर, यानी कि इम्प्रेग्नेटेड पेपर द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो हमने इतना किसके बारे में जाना, पीएच स्केल के बारे में आज हमने जाना। तो मान्यवर, यदि आपको आज की हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, जाते जाते एक पॉजिटिव डोज जरूर लेते जाएं। हजारों बार ऐसा हमने होते हुए देखा है कि व्यक्ति अपनी सफलता से एक कदम पीछे रह जाता है और वह हार मान जाता है। इसीलिए जब तक लक्ष्य हासिल ना कर लें तब तक प्रयास करते जाइए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। नमस्कार।